वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होते हैं, कैसे वो रिकम्बाइन होते हैं, रिकम्बिनेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जनरेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिकम्बिनेशन रेट जो हमारी टीआर थी वो कितनी आई थी, अल्फा आर एन आई स्क्वायर आई थी, और जो जनरेशन रेट है वो भी कितनी आई थी, अल्फा आर एन आई स्क्वायर आई थी। एट स्टेडी स्टेट वो वैल्यू है जनरेशन रेट सॉरी रिकम्बिनेशन रेट की, और जनरेशन रेट की पूरी प्रोसेस में यही वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने स्टडी किया था। फिर हम लोगों ने इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन देखा था एनआई। आप लोग एक चीज ये चीज याद कीजिए कि उसके अंदर आपकी टीआर की वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोगों ने टीजी की वैल्यू 1000 ली थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके एन और पी वो कितने आए थे, 1000 आए थे। तो वो भी देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल की और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ही थी, बट हम लोग उसको एनआई नहीं बोलेंगे। जो हमारे लास्ट में 30,000 आया था टीएन सेकंड पे, उसको हम लोग एनआई बोलेंगे, क्योंकि अब वो चेंज नहीं हो रही, वो स्टेडी स्टेट में आ गई, वो फिक्स हो गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और तो वो एनआई होती है, वो एनआई थी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज किया था और कुछ भी हम लोगों ने उसके अंदर अदर एक्साइटेशन वो नहीं थी। ओके, थर्ड थिंग, उसके अंदर नेट जो फ्लो था करंट का वो भी क्या था, जीरो था। तो वो जो स्टडी थी वो किसकी स्टडी थी, इक्विलिब्रियम की स्टडी थी, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? और आप लोग देखिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप लोग जब स्टडी करें तो बिल्कुल आप लोग ऐसा समझिए कि मुझे इस सब्जेक्ट से क्या क्या गेन कर सकता हूँ, मैं क्या क्या नॉलेज में गेन कर सकता हूँ। ठीक है ना, आप खुद से पोज कीजिए कि अच्छा इसका मीनिंग ये हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो सकता है। आप खुद अपने पॉइंट्स बनाइए, एक नोटबुक आप अलग साइड में रखिए और आप पॉइंट नोट डाउन करते रहिए। हाँ, टीजी का मीनिंग ये है तो टीजी से इसका मीनिंग ये भी हो सकता है। खुद के आप समरी पॉइंट्स बनाइए, उनको नोट डाउन कीजिए। आप सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए कि सब्जेक्ट से हमको क्या मिल रहा है। ओके, आप बस मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए कि मुझे मार्क्स लाने हैं, आपको ये सब्जेक्ट समझना है। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम लोग आगे। मैंने बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि इसको मैं एनर्जी बैंड डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी कैसे। तो देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, मैंने बताया था कंडक्शन बैंड का होता है अपर साइड में होता है, वैलेंस बैंड का होता है लोअर साइड में होता है। क्यों होता है वो भी रीजन बताया था, क्योंकि इलेक्ट्रो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी हाई रहती है तो वो अप साइड में रहता है। ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंडक्शन बैंड के जो एनर्जी लेवल है वही रहते हैं, वैलेंस बैंड के जो एनर्जी लेवल है वही रहते हैं। हमारे पास और भी एनर्जी लेवल रहते हैं, जैसे फर्मी एनर्जी लेवल रहता है ईएफ, डोनर एनर्जी लेवल रहेगा, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल रहेगा। बट क्या है कि जैसे जैसे ये टर्म ना एक सीक्वेंस में मैं बताती जाऊंगी। अगर मैं अभी फर्मी लेवल बता दूंगी तो आपको ये एनर्जी बैंड डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने चीजें एक सीक्वेंस में रखी है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम ने एनर्जी बैंड डायग्राम तो बढ़ा दिया बट उसमें फर्मी लेवल तो आया ही नहीं, या फिर एक्सट्रिंसिक में अभी तक अब मैम ने फर्मी लेवल एक्सप्लेन नहीं किया। मैं फर्मी लेवल टॉपिक और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक जो है वो अलग से एक्सप्लेन करूंगी, और अच्छे से उसको मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक उसका इन डेप्थ में आपको नॉलेज दूँ। इसलिए मैंने उसको एक अलग ही टॉपिक लिया है, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। तो हम जब एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो फिलहाल के लिए हम लोग उसमें ईएफ ड्रॉ नहीं करेंगे। जब हम अलग से फर्मी लेवल पढ़ेंगे शायद नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में हम लोग वो देख लेंगे, तो तब हम उसमें ईएफ भी डिफाइन कर देंगे कि उसमें ईएफ कहाँ आता है। वैसे आई गेस मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम। तो देखिए, ये जो स्टडी थी यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए कि ये ब्रेक नहीं हुआ है अभी, ये एज इट इज है। ये मैंने क्या बोला था कि ये किस पर है, T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे इसमें क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी होल नहीं है, सिर्फ क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। ओके, एवरीवेयर व्हाट आर यू watching here, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, नथिंग एल्स, नो इलेक्ट्रॉन नो होल। ओके, तो मैंने क्या बोला था, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को आप कहाँ शो करते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। बट हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं। तो एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन आपका क्या रहेगा, ये कंडक्शन बैंड रहा। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो EC है
ये कंडक्शन बैंड का क्या है, लोअर लेवल है। ओके, ये खुद एक कंडक्शन बैंड नहीं है, ये ईसी क्या है, कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल है। ये ईवी, ये ईवी क्या है, वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल है। ये अकेला वैलेंस बैंड नहीं है, इसके नीचे और भी एनर्जी लेवल है जो वैलेंस बैंड में आएंगे, इसके ऊपर और भी एनर्जी लेवल्स है जो कंडक्शन बैंड के इंक्लूड होंगे। बट हमारा इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो यहाँ से लेके यहीं पे जंप करेगा। फिर अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा। तो ऑलवेज जो यहाँ जो हम हमारी स्टडी के लिए जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हमेशा ईजी ही रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम लोग ईसी और ईवी ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बार फिर से बता दिया ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो इक्वल्स टू 0 केल्विन पे हम लोग इस मॉडल को, ये जो मॉडल है इसको हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर शो कर रहे हैं एट टी इक्वल्स टू 0 केल्विन। ठीक है, देखिए ये ईसी हो गया कंडक्शन बैंड का लोवेस्ट लेवल, ये ईवी हो गया वैलेंस बैंड का अपर मोस्ट लेवल। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे नो इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो ये कंडक्शन बैंड या फिर जो ये ईसी लेवल है ये क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करना है, इसको आपको एम्प्टी रखना है। ईवी, ईवी को भी खाली छोड़ दे क्योंकि होल्स तो है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, कंडक्शन बैंड खाली छोड़ दिया, होल्स है नहीं, वैलेंस बैंड खाली छोड़ दिया। ये सही है। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे वो जो मॉडल बताया था उसका इक्विवेलेंट एनर्जी बैंड डायग्राम, ये गलत है। हमारे पास बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही है ना, तो ईवी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ईवी में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ये मेरा रहता है T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। ऑलवेज रिमेम्बर, फिर से मैं ये चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं मुझे मजा आ रहा है बार बार रिपीट करने में, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज के अंदर। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वैलेंस बैंड में हमेशा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, जो कंडक्टिविटी में या करंट फ्लो में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, ये हमारे इंटरेस्ट के नहीं है। बट सिंस हम लोग इसको एम्प्टी तो शो नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं। बाकी आगे हम कभी ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं शो करेंगे कहीं नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे। अब व्हेन T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, लेट्स से T इक्वल्स टू 300 केल्विन। ये 300 केल्विन क्या है, ये रूम टेम्परेचर है, पता है ना आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को सेल्सियस और केल्विन में भी रिलेशन पता है ना। रूम टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही होता है ना। और ये कितना है, 300 केल्विन। ठीक है ना। तो अब देखिए इस पर क्या था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे थे, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन से वो वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जंप कर रहे थे, मतलब वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। और उतने ही नंबर में हमारे वैलेंस बैंड में होल बन रहे थे। होल क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, बताइए आप लोग आंसर दीजिए। होल क्या रिप्रेजेंट करता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एम्प्टी स्पेस, मतलब जिस जगह से कोवेलेंट बॉन्ड में जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो स्पेस क्या है, होल। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो ऐसा नहीं कि दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो वहां पर एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बचता है और एक होल बचता है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमको बाहर मिल जाता है। ठीक है, चीजें बार बार रिपीट करूंगी तभी आप लोगों के माइंड में सेट होगी, और जब ये चीजें सेट होगी, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ईडीसी सब्जेक्ट के लिए। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको बार बार चीजें रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक भी अगर आपका कंसेप्ट मिस हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और आजकल ईडीसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 3-4 लाइन्स के आते हैं तो स्टूडेंट ऐसे ही डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन। वो क्वेश्चन ही बड़ा होता है, आप अगर उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझे पढ़े, आप लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एक एक वर्ड गेट के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग एक एक वर्ड दीजिए, आप लोग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया कीजिए क्वेश्चन से, कि अच्छा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चन हमें ये गिवन है और क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है। और जब आप लोग प्रैक्टिस करें गेट एग्जाम से पहले, जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं,
तो आप में जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ आप उसको सॉल्व मत कीजिए, आप खुद से दिमाग लगाया कीजिए कि इस इंफॉर्मेशन के साथ में और क्या क्या निकाल सकता हूँ, क्या क्या पूछा जा सकता है। आप लोग ऐसा भी कीजिए, क्योंकि यू डोंट नो ना, आगे क्या पता वही चीज पूछ ले जो आप सोच रहे हो। तो आप लोग थोड़ा उस क्वेश्चन को टाइम दीजिए, जब प्रैक्टिस करें क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेला कीजिए। ऐसा नहीं जो उन्होंने पूछा हमने सॉल्व किया, आंसर निकाला, पीछे देखा आंसर सही आ रहा है, आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है। आप खुद उस क्वेश्चन के साथ टाइम बिताइए। जितना आप क्वेश्चन के साथ टाइम बिताएंगे पहले, गेट एग्जाम के पहले, उतना कम टाइम आप क्वेश्चन के साथ बिताएंगे गेट एग्जाम के दौरान। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी, एक रिलेशन है इन दोनों के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर गया, तो यहाँ पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे उसी प्लेस पे क्या आ गया, एक होल आ गया, एक होल और आया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो बाकी जो है वो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखे थे, कुछ होल्स आ गए, तो जितने होल्स आए उतने ही क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बस सिंपली ये है अपना रिप्रेजेंटेशन कंडक्शन बैंड का, ये हो गया, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो गया। जो अब तक हमने स्टडी किया वो देखिए सिंपली, कितना सिंपली ड्रॉ हो गया, उतना एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, और ये देखिए ये ड्रॉ करने में कितना सेकंड, कुछ सेकंड्स लगते हैं। तो दैट्स इट, उसका इक्विवेलेंट है ये। तो जब भी आपको ये दिखाएं तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा यहाँ पर ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ रहे होंगे, फिर टेम्परेचर इंक्रीज किया होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गए होंगे, तो यहाँ पे होल जनरेट हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। और जो ये इलेक्ट्रॉन और ये होल है, ये फ्री हमारे चार्ज कैरियर्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये होल है चार्ज कैरियर है, कंडक्टिविटी अब हमारी इसके अंदर इंक्रीज हो गई। ठीक है, इज दिस क्लियर? चलिए, और आप लोग साथ साथ रिवीजन भी करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग 3-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे फिर रिवीजन करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, जो आज पढ़ा शाम को फटाफट 1 घंटे में उसका रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों पे बर्डन नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने जो एक दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करना ईजी रहेगा, और जैसे ही आपने अगर उसका रिवीजन कर लिया ना, तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाता है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट थियोरिटिकल है बट इंटरेस्टिंग है, काफी कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट है बट अच्छे कंसेप्ट है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, हमको चीजें रिलेवेंट, हमको समझ आ रहा है। हमने एनर्जी बैंड डायग्राम अलग से पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने अलग से पढ़ा था, बट हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे हमने शो कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग डायोड का, बीजेटी का, मॉसफेट का एनर्जी बैंड डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, और उसमें उसमें बैंडिंग वगैरह वो सब भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एक नेक्स्ट मूव करते हैं, एक लो होता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो ड्रॉप आउट से उन लोगों ने सुना होगा, मास एक्शन लो। ये सुना होगा, मास एक्शन लो। मास एक्शन लो क्या कहता है, सिंपली ये कहता है n इंटू पी इक्वल्स टू एन आई स्क्वेयर। सिंपली बस ये है मास एक्शन लो। n क्या है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, p क्या है, होल की कंसंट्रेशन, एन आई क्या है, एन आई क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे एक्सट्रिंसिक हो, एक्सट्रिंसिक की स्टडी अभी हम लोग करेंगे, तो चाहे वो इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, ठीक है, एक्सट्रिंसिक अभी आपने पढ़ा नहीं है तो ऐसा समझ लो, चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे इंट्रिंसिक नहीं हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसका प्रोडक्ट, और जो नंबर ऑफ होल्स रहेंगे उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो ये कहता है मास सेक्शन लो। इज दिस इनफ? जो ड्रॉप आउट से जिन्होंने पहले से ये मास सेक्शन लो पढ़ा है, आप लोग बताइए क्या ये सही है? इतना इतना अगर मैं एक्सप्लेन करके छोड़ दूं मास सेक्शन लो में, इज दिस सफिशिएंट, इज दिस इनफ, इज दिस करेक्ट? नो, यहाँ पे कंडीशन है, एट इक्विलिब्रियम मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म। ओके, अगर आप मास सेक्शन लो में ये लाइन नहीं लिखते, ये वर्ड यूज नहीं करते, तो आपको पूरा मास सेक्शन लो रॉन्ग है। Np इक्वल्स टू ni स्क्वायर एट इक्विलिब्रियम।
ओके। अगर आपकी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये आपका सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये रिलेशन होल्ड करे, ये रिलेशन होल्ड करेगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आपकी नॉन इक्विलिब्रियम है, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी, जब हमने वोल्टेज अप्लाई की थी, जैसे डायोड का केस लेते हैं अगर हम लोग, या फिर चलो सिर्फ एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, उसके मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब उसके अंदर होल रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो ni² के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अब वोल्टेज अप्लाई है। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या थी? नो एक्सटर्नल एक्साइटेशन अदर देन टेम्परेचर, रिमेम्बर, ठीक है। तो ये है एट इक्विलिब्रियम n इंटू पी इक्वल्स टू ni², ये हमारा होता है मास एक्शन लॉ, ठीक है। अब देखिए एक कोई, चलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगी, उसी के अंदर मैं बताऊंगी Ni उसमें कहाँ यूज आएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा होता है मास एक्शन लॉ, क्लियर, समझ में आ गया? ये क्या हो गया, मास एक्शन। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था? प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा एटम ऐड नहीं किए थे। अब यह है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, इसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी किसको बोलेंगे? मतलब बहुत सारे आप लोगों ने पहले क्या किया, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लिया मतलब उसके अंदर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, प्लेंटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स है। उसके अंदर आपने सिलिकॉन के अलावा कोई और एटम ऐड कर दिया, तो वो उस सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई। चाहे वो जो एटम आपने ऐड किया वो प्योर हो भले ही, बट वो इसके लिए क्या होगी, इम्प्योरिटी होगी। इसको क्या हो गया, इम्प्योरिटी ऐड कर दी हम लोगों ने। तो जब हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको हम लोग बोलते हैं, वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो इम्प्योरिटी होती है, जो हम लोग इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसका जो लेवल होता है ना, इम्प्योरिटी ऐड करना को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग आप लोगों ने बहुत स्पोर्ट्स में सुना होगा, डोपिंग, उसने डोपिंग कर ली, डोप टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या रहता है कि उन लोगों ने ड्रग्स या कोई ऐसा कुछ दवा तो नहीं ली जिससे वो ना बहुत एनर्जेटिक फॉर्म में खेलने लगे, तो वो डोपिंग, डोप टेस्ट होता है। तो डोप उसके अंदर वो लोग, खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवा खा लेते हैं जिससे उनकी जो खेलने की जो पावर है, जो वो बहुत अच्छे से खेलते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो हम भी डोपिंग इसीलिए यूज करते हैं यहाँ पे। अब हमको क्या इंक्रीज करवाना है, कंडक्टिविटी। तो हम लोग हमेशा कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो डोपिंग का पर्पस क्या है, पर्पस है कंडक्टिविटी इंक्रीज कर, कंडक्टिविटी इंक्रीज कराना, ये है डोपिंग का पर्पस, ठीक है। ये हो गया। अब जो डोपिंग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करना। जो इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस है उसी को हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। अब कुछ जो रहता है डोपिंग लेवल रहता है, देखिए कई बार ऐसा रहता है कि कोई, हम लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग टेबलेट लेते हैं, उस टेबलेट में पर्टिकुलर एलिमेंट रहता है, और उसको जो चेक डोप टेस्ट के अंदर उसको मान लेते हैं कि ये आपने डोपिंग कर ली थी, ठीक है। पृथ्वी शॉ के साथ ऐसा हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो, उनको कुछ तकलीफ हुई थी, उन्होंने कुछ डोज ले ली, कुछ दवा ले ली वो प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए, बट उस दवा के अंदर ऐसा कुछ एलिमेंट था जो डोप टेस्ट में पाया गया कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो उनको कुछ टाइम के लिए बैन किया गया था। मारिया शारापोवा के साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो जो पृथ्वी शॉ ने किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डोज ली थी, उसमें वो एलिमेंट था, ओके। तो वो उन्होंने एक लो लेवल की डोपिंग थी, इसके लिए ऐसा नहीं उनको लाइफ टाइम का बैन कर दिया गया, ऐसा नहीं किया गया था, है ना।
उनको कुछ 1-2 मैच के लिए शायद बैन किया गया था, आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली, बट उनको बैन किया गया था, ऐसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कुछ किया था। तो उन्होंने क्या किया था, वो पूरा का पूरा एलिमेंट यूज़ नहीं किया था। उन्होंने वो डोज़, एक कुछ दवाई ली थी, उसमें थोड़ी मात्रा में वो एलिमेंट था। तो वो जो था वो लो लेवल में था, ओके। अब कोई और खिलाड़ी है, उसने वो पूरा का पूरा एलिमेंट ही ले लिया बहुत सारा, वो हो गई हाई लेवल, वो हो गई हाई लेवल, ठीक है। तो डोपिंग लेवल 2 टाइप के होते हैं, लो लेवल डोपिंग और हाई लेवल डोपिंग। लो लेवल डोपिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो इम्प्योरिटी होती है ना वो कम, पहले तो क्या होता है कि डोपिंग एक रेशियो होता है, आपको बताना रहता है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा है 1:10⁸, ठीक है। इसका मीनिंग है कि जो 10⁸ सिलिकॉन एटम्स रहेंगे उस पर एक इम्प्योरिटी का एटम, ठीक है। तो अगर ये नंबर ज्यादा है, मतलब अगर बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स पर इम्प्योरिटी कम, तब तो वो हो गई लो लेवल डोपिंग। और थोड़े कम क्वांटिटी है, मतलब लेट्स से कि मैं 10⁶ एटम पे ही अब मैं इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ, तो वो हो गई हाई लेवल की डोपिंग। क्योंकि इस केस के अंदर अब मेरे को जो डोपेंट्स है, जो डोपिंग के एटम्स है, वो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर मेरे को इनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। तो इस टाइप से हमारे लो लेवल डोपिंग और हाई लेवल डोपिंग, ये 2 टाइप से होती है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एन टाइप, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीजें पता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप। ये किस पे डिपेंड करता है, कि टाइप ऑफ डोपिंग पे, कि आपने किस टाइप की डोपिंग की है, आपने किस टाइप की डोपिंग की है। तो हम लोग किस टाइप की डोपिंग करते हैं, हम लोग एक करते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग, और एक हम करते हैं ट्राइवेलेंट डोपिंग, ओके। 2 टाइप की डोपिंग हम लोग करते हैं, किसके साथ, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग या तो पेंटावेलेंट डोपिंग करेंगे या फिर हम लोग ट्राइवेलेंट डोपिंग करेंगे। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेंटावेलेंट डोपिंग मतलब उन एलिमेंट्स की डोपिंग जिनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटावेलेंट, पेंटा मीन्स 5, ट्राई मीन्स 3। तो जिनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एलिमेंट्स अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइवेलेंट एटम, ट्राइवेलेंट डोपिंग। अब पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, पेंटावेलेंट के अंदर आते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, एक्सेट्रा, ठीक है। और ट्राइवेलेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब, ठीक है। तो ये हमारे आते हैं पेंटावेलेंट डोपिंग, और ये हो गई ट्राइवेलेंट डोपिंग। इज दिस क्लियर। तो पेंटावेलेंट डोपिंग में हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, एन टाइप मिलेगा या पी टाइप मिलेगा, ट्राइवेलेंट में एन टाइप मिलेगा या पी टाइप मिलेगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एन टाइप के अंदर क्या होगा, कि जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ होल्स के अंदर, ओके, होल से। पी टाइप के अंदर क्या रहेगा, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कम रहेंगे नंबर ऑफ होल से, दैट इज नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये कैटेगराइज होता है एन टाइप और पी टाइप के अंदर, जो डिफरेंस होता है वो कैरियर कंसेंट्रेशन में डिफरेंस के कारण होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या था, n इक्वल्स टू पी था। तो अगर आपका n इक्वल्स टू पी है तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक कंसेंट्रेशन, n ग्रेटर देन p है तो हमारा ये हो गया n टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी। और आपका n लेस देन p है तो ये हो गया p टाइप
सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने पढ़ाया था कि EHP जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल अगर पेयर में जनरेट होंगे तो N और P तो हमेशा इक्वल ही होंगे। ये कहाँ से आ गया? तो इसकी स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे आपके N ग्रेटर देन P होता है, कभी P ग्रेटर देन होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।